नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से पुनः मैं आपका दोबारा स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग आप देख रहे होंगे कि इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने ट्राइब्स पढ़ा था, तो कुछ चीज़ें हम लोगों ने वहां पढ़ा, कुछ चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे जो सेकंड पार्ट इसका है। ठीक है, और चलते हम लोग जहां तक फिलहाल हम लोगों ने कवर कर लिया था उससे आगे की तरफ बढ़ा जाए। हाँ, जैसा आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में यहाँ तक कर लिया था कि कौन सी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं। जैसे मैंने कहा था कुर्द कहाँ की जनजाति है, तो इराक की है। इन्यूत कहाँ की है, तो नॉर्थ अमेरिका की। आइनू या एनू कहाँ की है, तो जापान की। एबोर्जिन्स जिसके बारे में मैंने चर्चा किया था, ये कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की। ठीक, और जेमी कहाँ की है, म्यांमार की। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ अपने अगले स्लाइड पे। चलिए देखिए, एक ट्राइब्स है जिसका नाम है लाई। फिलहाल देखिए, ये आपको इस बार मैं आपको पूरा पीडीएफ सेंड कर दूंगा, इसके लिए आप लोग परेशान रहिए। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर पीडीएफ मिल जाता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। तो जैसे ही पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, ट्राइब्स जनजाति का चैप्टर खत्म होगा, मैं आपको एक साथ पूरी स्लाइड भेज दूंगा, मतलब पूरी पीपीटी भेज दूंगा पीडीएफ के तौर पर। क्लियर? चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए लाई कहाँ की ट्राइब्स है, तो ये कहाँ की है, म्यांमार की। ठीक, जुलू, देखो ध्यान से सुनना, जुलू साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में एक प्रांत है जिसका नाम है नटाल प्रांत। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहीं पर गांधी जी के द्वारा नटाल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किसकी? नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? गांधी जी ने। कहां पे? नटाल प्रांत, साउथ अफ्रीका, जहां की एक ट्राइब्स है जुलू। क्लियर? चले, लैब्स कहां की है? ये है रशिया। ठीक ना? माओरी, ये बड़ी फेमस ट्राइब्स पूछी जाती है इस समय परीक्षाओं में कि माओरी कहां की जनजाति है, तो माओरी है बेटा न्यूजीलैंड की जनजाति। कहां की? न्यूजीलैंड की। और ध्यान से सुनना, उम्मीद करते हैं कि सबको पता होगा न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है। बताएं, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? आपको पता होगा, वेलिंगटन। और वेलिंगटन पूरे विश्व की सबसे सदर्न कैपिटल है। बहुत ध्यान से याद रखिएगा इस प्रश्न को कि दुनिया की सबसे दक्षिणतम राजधानी, सबसे सदर्न कैपिटल कौन सी है, तो जवाब क्या होगा आपका? इसका जवाब क्या होगा? तो कहेंगे वेलिंगटन। ठीक, चलिए, यूपिक कहां की है? अलास्का की। रेड इंडियंस कहां की हैं? ये है नॉर्थ अमेरिका। चलिए, मैं यहां एक प्रश्न लिख रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करिएगा, मैं जरूर चेक करूंगा कि बताइए आफरीदी, आफरीदी कहां की जनजाति है? कहां की जनजाति है? क्लियर? ये कमेंट बॉक्स में मैं जरूर चेक करूंगा, सारे लोग आंसर करेंगे कि ये कहां की जनजाति है, आफरीदी। क्लियर? चलिए, तो रेड इंडियंस कहां की है? ठीक, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये आपका क्वेश्चन है। ये रेड इंडियंस कहां की है? नॉर्थ अमेरिका। क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब जो भी ट्राइब्स आपने पढ़ा है, ठीक है, उसमें से जो कुछ मेन ट्राइब्स है ना, कुछ मेन जनजातियां जो हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा आपको कुछ जानकारियां दे दूं। जैसे आप देख रहे होंगे यहां लिखा है एस्किमो। ठीक, तो सबसे पहला प्रश्न होगा कि एस्किमो जो है वो कितने लैटिट्यूड पर, मतलब भारत में या विश्व में अगर देखा जाए तो विश्व के नक्शे पर ये किस लैटिट्यूड में ये कहां पड़ेंगे? तो आपने पढ़ा होगा कि एस्किमो कहां रहती हैं? कनाडा और ग्रीनलैंड में। तो आप बताओ कि ये किस लैटिट्यूड पे हैं? तो जरूर ध्यान रखना 65 to 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। विशेष रूप से ध्यान रहे, ये जनजातियां 65 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में निवास करती हैं। ठीक, अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि बताइए एस्किमो की मीनिंग क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, रियल मीनिंग क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। क्या होता है? एस्किमो की मीनिंग होती है कच्चा मांस खाने वाला। क्लियर? और इनके निवास कहाँ है? तो देखो निवास क्षेत्र इनका कहाँ है? नॉर्थ, मतलब अमेरिका कह सकते हैं, उत्तर पूर्व में स्थित हैं। और ध्रुवों से सटे की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो फिर ग्रीनलैंड में है, कनाडा में है, अलास्का में है, ये इनका पूरा एरिया है। क्लियर? और जैसा कि आपने देखा कि इनकी जो लोकेशन है वो 65 to 70 डिग्री। ठीक, अब आपसे अगर किसी ने पूछा कि बताइए एस्किमो का अर्थ क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कच्चा मांस खाने वाला। क्लियर? और ये लोग कहाँ निवास करते हैं? तो कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड। क्लियर? नॉर्थ अमेरिका की तरफ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। हाँ, जैसा कि आपने इसके पहले देख लिया था कि इनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है? इग्लू, जो कि बर्फ के बने होते हैं। क्लियर? तो बर्फ के टुकड़ों से बना होता है। और इनके वस्त्र क्या होते हैं?
एस्किमो जनजातियां पहनती क्या है, तो मैंने आपको कहा था ना कि ये जो सफ़ेद भालू होते हैं या रेंडियर होते हैं, ये उन्हें मारते हैं और उनकी खाल को निकाल कर उसे अपना वस्त्र बना लेते हैं। तो देखो रेंडियर व कैरिबो की खाल से बने वस्त्र पहनते हैं। ठीक, इनका ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक, इनका व्यवसाय क्या है, तो आप देख सकते हो शिकार करना, श्वेत भालू, रेंडियर, कैरिबो, ठीक ना, इनका शिकार करते हैं। और ये आर्कटिक लोमड़ी, वेल, सील, वालरस, सील वालरस देखा होगा आपने, सागरों महासागरों में देखा ना, बड़े बड़े दांत ऐसे दो निकले होते हैं बाहर। वालरस, सील देखा होगा ऐसे आगे की तरफ होती है, उनकी मूंछ निकली होती है। ठीक है, तो ये उनका शिकार करते हैं, उन्हें खाते हैं। अच्छा देखिए, ईश्वर ने या संसार में जितनी भी जनजातियां या जो भी जीव जंतु हैं, सबको सर्वाइव रखने के लिए, सबको जिंदा रखने के लिए ऊपर वाले ने सबकी व्यवस्था कर रखी है। जैसे आपको पता होगा कि अगर कोई भी फूड, कोई भी खाना गर्मियों में अगर आप 1 से 2 दिन बाहर रख दें तो निश्चित है 1 दिन के बाद वो खराब हो जाएगा। ठीक है, अब इन जनजातियों के पास तो अपनी कोई फ्रीज है नहीं। ये करते क्या है कि एक रेंडियर को मारेंगे। अब बताओ, एक रेंडियर को 10 लोग 20 लोग मिलकर भी नहीं खा पाएंगे, बहुत हैवी होते हैं, बहुत बड़े होते हैं वो। क्लियर, तो वो करते क्या है कि ये अंटार्कटिका की तरफ रह रहे हैं, वो कनाडा ग्रीनलैंड की तरफ है, बर्फ से ढके क्षेत्र हैं वो, तो ये क्या करते हैं कि इनको मार के जितना खाना है उन्हें उतना बाहर कर लेंगे, बाकी चीजों को उठा के वो बर्फ को हटाएंगे, उसके अंदर उसे डालकर उसको ऊपर से ढक देते हैं, और ये उनकी नेचुरल फ्रीज है जो गॉड गिफ्टेड है। क्लियर, चलिए, तो अगर पूछा गया इनके निवास स्थान को, एस्किमो के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, तो क्या जवाब होगा, इग्लू। और अगर पूछा गया इनका वस्त्र, तो ये उन्हीं जानवरों को मारते हैं, उनकी खाल निकालते हैं, उनकी खाल को पहन लेते हैं। और अगर पूछा गया इनका ऑक्यूपेशन क्या है, इनका व्यवसाय क्या है, तो आपका जवाब होगा क्या, ये शिकार करना। क्लियर, ध्यान से सुनना। और सबसे कमाल की चीज है कि देखो यहां से, ये मैं आपको दिखा दूं, ये देखो एस्किमो लोग हैं, मुस्कुराता चेहरा, इतनी ठंड में भी आप देख सकते हो। और उम्मीद करते हैं शायद हम लोग इस लैटिट्यूड पे सर्वाइव हम लोगों से नहीं हो पाएगा, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन ये लोग अपने आप को वहाँ पे क्या कर चुके हैं, एडजस्ट कर चुके हैं। अब देखो इनके घर जो बने हुए हैं किसके बने, बर्फ के बने हैं। और मैंने आपसे पूछा था, उस दिन बताया भी था आपको कि इस बार के उत्तर प्रदेश पुलिस में एक सवाल आया था कि एस्किमो जनजातियां जिस कालीन का यूज करती हैं वो कालीन कहाँ बनती है, तो भदोही डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के भदोही डिस्ट्रिक्ट जो कालीन उत्पादन या कालीन के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, ये कालीनें जाती हैं कहाँ, इन ट्राइब्स को ये लोग यूज करते हैं, इन कालीनों को वो लोग भी यूज करते हैं, बहुत ज्यादा गर्म करती हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो इनका ऑक्यूपेशन है शिकार करना, खासकर मछलियों को पकड़ते हैं। तो एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है कि बताइए व्हाट इज माऊ पाक, माऊ पाक किसे कहते हैं। ठीक, तो देखो एक छिद्र से मछली पकड़ने की विधि को माऊ पाक कहा जाता है। जैसे सपोज दैट ये एक होल कर दिया इन्होंने, बर्फ को वहां से निकाल लिया, अब उसके अंदर वो हाथ डाल के मछलियों को क्या करते हैं, कुछ चारा डालते हैं, जैसे ही वो नीचे गिरती हैं तुरंत हाथ डाल के खींच लेते हैं, जैसे उन चारों को खाने वो आती है उनको पकड़ लेते हैं। तो अगर एक छिद्र से मछली को पकड़ रहे हैं तो इस मेथड को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं माऊ पाक। और अगर 2 छिद्र से, ध्यान से सुनना, अगर 2 छिद्र विधि से मछली पकड़ना हो तो इसे इतुर पाक कहा जाता है। तो अगर कभी भी परीक्षा में पूछा कि माऊ पाक और इतुर पाक मेथड क्या है, तो ये एस्किमो ट्राइब्स के मछली पकड़ने की विधियां हैं। अगर वो एक होल करके मछलियों को पकड़ते हैं तो ये माऊ पाक है, अगर ये 2 होल करते हैं, एक तरफ को ब्लॉक कर देंगे, इधर चारा डालेंगे, इधर से हाथ डाल के खींच लेते हैं उन्हें, तो इस विधि को कहते हैं इतुर पाक। उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि एस्किमो जनजातियों के जो मछलियों के पकड़ने की विधि है वो माऊ पाक और इतुर पाक क्या होती है। तो एक छिद्र से मछली पकड़ने की विधि माऊ पाक, और 2 छिद्र से मछली पकड़ने की विधि को क्या कहते हैं, इतुर पाक। क्लियर, चलिए, जिसमें इतुर पाक सबसे लोकप्रिय है, ज्यादा फेमस क्या है इनका, ये देखिए इनकी सबसे फेमस विधि जो है मछली पकड़ने की वो इतुर पाक, यानी कि 2 छिद्र के द्वारा। ठीक है, और बसंतकालीन आखेट को उत्तक कहा जाता है। स्प्रिंग सीजन में जब ये आखेट करते हैं, शिकार करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, उतक। ये कुछ कीवर्ड होते हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। आ रहा समझ में, चलो आगे बढ़ा जाए, देखते हैं। वेल के चमड़े से एस्किमो कयाक नाव बनाते हैं। ध्यान से सुनना, एक होता है कयाक, ठीक है, और एक होता है स्लेज। तो अगर प्रश्न कभी पूछा कि स्लेज क्या है, तो ये एस्किमो जनजातियां इनका यूज करती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए, जिन्हें कुत्ते खींचते हैं। तो बर्फ पर कुत्तों से खींची जाने वाली गाड़ियों के लिए कौन सा साधन है इनका, इनको स्लेज बोलते हैं। और ये जो वेल के चमड़े या वेल की हड्डियों से बनाकर ये नाव शेप में बनाते हैं, उसे कहते हैं कयाक या नाव, जो कि बर्फ के ऊपर स्केट करती हुई आगे बढ़ती है। चलिए, परिवहन के साधन स्लेज गाड़ी रेंडियर की मदद से खींचते हैं। एस्किमो अपनी प्रसन्न मुद्रा के लिए विश्व
विख्यात हैं। सबसे कमाल की चीज़ है कि इतने माइनस टेम्परेचर पर और संसाधनों के अभाव में जीने की वजह से उसके बावजूद ये जनजातियां जो होती हैं ये अपने प्रसन्न मुद्रा के लिए हमेशा प्रसिद्ध हैं। आ रहा समझ में? और ये इतने प्रसन्न रहते हैं ना कि इनको अपने शिकार की, अपने भोजन की कोई चिंता नहीं रहती है। कभी कभी तो ये भूखे मर जाते हैं जब इनके पास प्रसन्न मतलब खाने पीने की चीजें नहीं मिलती हैं, नहीं बचती हैं, तब ये क्या करते हैं, अपने जूतों को खाना शुरू करते हैं, उन चमड़ों को नोच के खाना शुरू करते हैं, जिससे उनके गले में अटकने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना कि सारी जनजातियों में सबसे प्रसन्न मुद्रा में रहने वाली ट्राइब्स कौन है? तो इसका जवाब है एस्किमो। कौन सी? एस्किमो। अब दूसरी जो ट्राइब्स आपको मैंने बताया उसका नाम है बुशमैन। क्या नाम है? बुशमैन। तो देखो बुशमैन कहां रहते हैं? तो ये 18 डिग्री टू 24 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड्स, दक्षिणी अक्षांश। ध्यान से सुनना, बुशमैन जनजाति अगर पर्टिकुलर आपसे पूछा जाए तो ये कहां पाई जाती है? तो मैंने कई बार आपको बताया है, क्लास में भी बताया है, यहां भी मैंने उस दिन डिस्कशन किया था कि अगर कंट्री पूछता है तो ये बोत्सवाना में पाई जाती हैं। और ज्यादातर प्रश्न पूछता है कि बताइए बुशमैन जनजातियां किस डेजर्ट में पाई जाती हैं? इसका जवाब है कालाहारी। और कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका के नीचे। अगर आप नीचे की तरफ आएंगे बोत्सवाना के पास, तो वहां कौन सी जनजाति है? बुशमैन। तो अगर प्रश्न पूछा गया कि बुशमैन जनजातियां कितने अक्षांश पर निवास करती हैं, तो 18 डिग्री टू 24 डिग्री। क्लियर? चलिए, और बुशमैन का जो रियल मीनिंग होता है, इसका अर्थ ही होता है काला आदमी। बुशमैन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काला आदमी। ध्यान से ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी उनकी रियल मीनिंग पूछ ली जाती है। और अगर पूछा ये किस प्रजाति से संबंध रखते हैं, तो यह है नेग्रीटो प्रजाति। कौन सी? नेग्रीटो, जिसका मतलब हबसी, काले रंग के विशालकाय शरीर वाले होते हैं। तो ये चीज जरूर रखना दिमाग में कि बुशमैन जनजातियां जो होती हैं ये किस प्रजाति से बिलोंग करती हैं, तो इसका जवाब होगा निग्रीटो। क्लियर? और इनके निवास क्षेत्र जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल और इनके गृह गुफा व गुंबदाकार झोपड़ी होते हैं, उनके निवास क्षेत्र ऐसे बने होते हैं। ठीक ना? तो जनरली अगर पूछा गया ये कहाँ जनजातियां पाई कहाँ जाती हैं, तो अगर देश पूछेगा तो बोत्सवाना, मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं। अगर कंट्री पूछता है तो किस देश के पास? बोत्सवाना। ठीक? और अगर इस तरह से पूछता है किस डेजर्ट में है, तो ये कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। क्लियर? तो बुशमैन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काला आदमी। ये किस प्रजातियों से बिलोंग करती हैं? नेग्रीटो से। ठीक? ये कहां पाई जाती है? किस मरुस्थल में? कालाहारी। किन देशों में ये रहती हैं? बोत्सवाना। क्लियर? चलिए, ये देख सकते हैं आप, ये बुशमैन जनजातियां हैं। ये लोग इस तरह से झुंड बना के निकलते हैं और शिकार करते हैं। ये हिरन को मार लेंगे, बंदर मार लेते हैं, लंगूर मार लेते हैं, मार के उन्हीं को खाते हैं भून के। क्लियर? चलिए, ये लोग प्रायः नग्न रहते हैं। खैर अब तो थोड़ा सा सिविलाइज्ड हैं ये लोग। अब वही बंदरों को मारेंगे या हिरन को मारेंगे तो उनकी खाल निकालते हैं और उनकी खाल को लपेट लेते हैं। या कभी कभी पेड़ों की छाल को ये औरतें जो थी वो कमर के नीचे पहन लेती थी, बाकी ऊपर सब लोग निर्वस्त्र घूमते थे ऐसे ही। और आज भी ऐसे ही पाए जाते हैं मोस्टली। चलिए, अब इनका अगर ऑक्यूपेशन पूछा गया, इनका व्यवसाय क्या है, तो आखेट व जंगली वनस्पति को एकत्र करना। ठीक? इनकी विशेषता क्या है? ये बड़े परिश्रमी, उत्साही और देखने में तीव्र दृष्टि और स्मृतिमान व्यक्ति होते हैं। इनकी मेमोरी बहुत ज्यादा होती है, याददाश्त के मामले में बहुत तेज होते हैं ये। ठीक ना? और इनका ऑक्यूपेशन वही है, शिकार करना। और बड़े मेहनती होते हैं ये, पूरे दिन उस टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में जाके शिकार करते हैं, उनको मार के लाते हैं और झुंड में बैठ के फिर उन्हें भोजन करते हैं उनका। क्लियर? चले, तो अब देखिए एक जनजाति है किर्गिज, और मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि किर्गिज का शाब्दिक अर्थ होता है 40 बेटियां। और ये जनजातियां पाई जाती हैं तुर्कमेनिस्तान, या आप कह सकते हैं कि मध्य एशिया की तरफ, उधर किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के कुछ क्षेत्र में भी है, स्पेशली किर्गिस्तान में अगर देखा जाए तो एक्चुअली वहां के जो राजा थे ना, उनकी 40 बेटियां थी। और उन्हीं 40 बेटियों ने इस ट्राइब्स, इस जनजाति समूह को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए किर्गिज की रियल मीनिंग कही जाती है 40 बेटियां। देखिए, इसका अर्थ होता है 40 बेटियां। तो अगर कभी कोई पूछे कि कौन सी ऐसी जनजाति है जिसका रियल मीनिंग या शाब्दिक अर्थ या अर्थ उसका होता है 40 बेटियां, तो आपका जवाब होगा किर्गिज। ठीक? और इसको 40 बेटियां क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस जनजातियों को आगे बढ़ाने का काम किर्गिस्तान के या वहां के राजा की 40 बेटियों के द्वारा किया गया, इसलिए इन जनजातियों का शाब्दिक अर्थ होता है 40 बेटियां। क्लियर? और ये प्रजाति कैसी होती हैं? तो इसका जवाब होगा मंगोलायड। जैसा कि मैंने कहा था, पीताभ त्वचा, पीली त्वचा वाले मंगोलायड होते हैं। क्लियर? और श्वेत त्वचा वाले काकेशायड होते हैं।
और काली त्वचा वाले निग्रोइड होते हैं। क्लियर? तो देखो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऐसे कीवर्ड हैं जो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। सीधा सा प्रश्न उठाएगा कि किर्गिज किस प्रजाति से बिलोंग करती है। ऑप्शन हो जाएगा काकेशायड, निग्रोइड, मंगोलायड। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? मंगोलायड। और देखिए इनके जो निवास है ना, उन्हें पुर्त नहीं बल्कि इन्हें यूर्त कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे यूर्त कहा जाता है। क्या बोलते हैं? यूर्त। इसको हम सही करा देंगे, ठीक है ना। तो गोलाकार तंबू होते हैं ऐसे गोल टाइप के, इसी निवास में अपना घर बना के उस तंबू में निवास करती है जनजातियां किर्गिज। और ये मध्य एशिया में किर्गिस्तान गणराज्य में पामीर उच्च भूमि और थ्यानशान पर्वतमाला के आसपास निवास करती हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है कि बताइए मध्य एशिया में कुल कितने देश हैं। ध्यान से इन चीजों को जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बिल्कुल उन प्रश्नों को ढूंढ के, जो भी मैं प्रश्न पूछ रहा हूं उनको जरूर वीडियो देखते समय लिखिएगा और उनके आंसर भी अपने कॉपियों में नोट करते जाइएगा। और मैं आपसे ये दावा करता हूं कि निश्चित है कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा ये जो मैं प्रश्न पूछता हूं। जैसे मैंने पूछा कि मध्य एशिया में कुल कितने देश हैं, ठीक है। तो अगर आप खोज सकें और बता सकें तो मैं बिल्कुल पूरी उम्मीद और आशा रखता हूं कि मैं कमेंट बॉक्स में चेक करूं और आपके उत्तर वहां लिखे हों कि सेंट्रल एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं। जैसे उनमें से एक किर्गिस्तान है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए। ये देखिए, ये किर्गिज जनजातियां हैं। ये देखिए यहाँ 2 महिलाओं का ही चित्र दिखाया गया है। वैसे ये 40 बेटियां थीं जिन्होंने इस जनजाति को आगे ले जाने का काम किया था। तो ये वहाँ के राजा, किर्गिस्तान के जो राजा थे, उनकी 40 पुत्रियां थीं और उन्होंने इस जनजाति को आगे प्रमोट किया। इसलिए किर्गिज की रियल मीनिंग बताई जाती है 40 बेटियां। क्लियर? चलिए अब देखो इनके वस्त्र क्या होते हैं। तो ये ऊन और खाल का वस्त्र पहनते हैं, मोस्टली इनका वही यूज करते हैं। और इनका भी ऑक्यूपेशन क्या है? पशुपालन और पशुचारण। ये पशुओं को पालते हैं, पशुओं को घुमाते फिराते चराते हैं। क्लियर? आगे अच्छा, इनके चलवासी घोड़े और ऊंट से यात्रा करते हैं। अगर पूछेगा ये जनजातियां अपने यात्रा के लिए, अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या यूज करती हैं, तो ये क्या करते हैं? घोड़ों को यूज करती हैं, ऊंट को यूज करती हैं। उनसे एक स्थानों से दूसरे स्थानों को ये जाते हैं। चलिए ये देखिए बौने कद के आते हैं पिग्मी। उम्मीद करते हैं कि आप बिना देखे, अगर आपसे पूछा जाए बताइए पिग्मी जनजातियां किस प्रजाति से बिलोंग करती हैं। आपको पता है कि पिग्मी पाई कहां जाएंगी? इक्वेटर के आसपास। काले, एकदम काले लोग होते हैं ये। तो जाहिर सी बात है अगर काले लोग होंगे, बहुत ज्यादा काले, तो ये होंगे किससे? निग्रिटो से संबंधित हैं। क्लियर? तो पहले ध्यान से देखिएगा पिग्मी जनजातियां कहां निवास करती हैं। तो ये 3 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य, ठीक है। और ये किस प्रजाति से बिलोंग करती हैं? तो ये प्रजाति है निग्रिटो। कौन सी प्रजाति है? निग्रिटो। क्लियर? और निवास क्षेत्र देखिए कांगो बेसिन की गैबन, कांगो, युगांडा आदि के सघन वनों में ये जनजातियां पाई जाती हैं। और मैं आपको बताया था उस दिन कि ये पिग्मी जनजातियां ऐसी होती हैं ना कि जो कि पूरी तरह से, ध्यान रखना, ये उम्मीद करते हैं ये 35 नहीं होना चाहिए, यहां पे भी 3 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 3 डिग्री नॉर्थ से 3 डिग्री साउथ के बीच में ये जनजातियां निवास करती हैं, एकदम कांगो इक्वेटर के आसपास। क्लियर? और कांगो बेसिन में रहती हैं और ये काले छोटे कद की जनजातियां होती हैं और इनका पसंदीदा भोजन होता है केला। और कहा जाता है ये पिग्मी जनजातियां अगर खा पी के भी मौज से पड़ी हुई हैं, उसके बाद अगर इनको केले को दे दिया जाए खाने के लिए, तो ये पूरे केले की घार खा जाती हैं। 1-2 दर्जन नहीं, पूरी की पूरी केले की घार खाती हैं ये बड़े चाव से। क्लियर? तो अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि ये कहां निवास करती हैं, तो आपका जवाब होगा गैबन, कांगो, युगांडा। क्लियर? कांगो बेसिन, मेनली ये कांगो बेसिन इक्वेटर के आसपास ही रहती हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए ये हैं पिग्मी जनजाति वाले। ये छोटा सा बच्चा, और ये जंगलों में रहते रहते अपने पिताजी के साथ ये घूमते फिरते हैं और यही देखते देखते आगे चलकर ये भी शिकार का हुनर सीख जाते हैं कि शिकार किया कैसे जाता है। और ऐसे जंगलों में मैं बता दूं, यहाँ सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। आपने पढ़ा होगा कि इक्वेटर के आसपास इतनी भयानक बारिश होती है, प्रतिदिन बारिश होती है 3 से 4 बजे के बीच में। उम्मीद करते हैं बारिश हो चुकी होगी वहाँ और इस समय एकदम खुला आसमान होगा। तो आप सोचिए कि जहाँ प्रतिदिन बारिश होगी, डेली बारिश होगी और फिर तुरंत सूर्य निकल आएगा, तो तापमान भी बढ़ेगा और वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, सदाबहार वन होंगे। और यहाँ इतने घने वनस्पतियाँ और इतने घने जंगल होते हैं ना कि बताया जाता है, जैसे आपने नाम सुना होगा अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन जंगल। और इन जंगलों में सूर्य के प्रकाश भी नीचे तक नहीं पहुँच पाते हैं
और ऐसे जंगलों में और ऐसे मतलब क्षेत्रों में ऐसे ऐसे जीव जंतु होते हैं ना कि कहा जाता है कि यहाँ की मक्खियां अगर आपको काट लें तो आपकी डेथ हो जाएगी। सांप यहाँ के उड़ के काटते हैं, इस डाल से बैठे हैं और इस डाल से उड़ के सीधा आपके ऊपर अटैक करेंगे ये। अब सोचिए ऐसी जगहों पर अपने आप को सरवाइव करना बहुत बड़ी बात होती है। क्लियर? चलिए अब देखिए, पिग्मी के निवास गृह होते हैं वो छोटी झोपड़ियों में निवास रंग कर जाते हैं। जैसे अब वो अपने जो घर बनाते हैं ना उसको रंगे रहते हैं, उस पर बहुत सारे रंग लगाकर उसको सुंदरीकरण उसका करते हैं। और पुरुष किसी जंतु की खाल तथा स्त्रियां पत्तों के गुच्छों को कमर के नीचे लटकाकर वस्त्र बना लेती हैं उसे। क्लियर? देखिएगा, पुरुष जो होते हैं ना वो किसी भी जानवर को मारेंगे, मैंने कहा ना वो जो भी जानवर शिकार करते हैं उनकी खाल निकालेंगे, उन्हें लपेट लेंगे, और स्त्रियां क्या करती हैं कि पत्तों को, पेड़ों से पत्तों को तोड़ती हैं और उन्हें गूंथ कर वो कमर में पहन लेती हैं। क्लियर? और इनका ऑक्यूपेशन अर्थव्यवस्था का आधार आखेट है। देखो मोस्टली जितनी भी जनजातियां हैं ना बेटा, उनका एक ही ऑक्यूपेशन होता है, शिकार करना, आखेट करना, पशुचारण करना, यही करेंगे वो। और विशेषता पिग्मी लोग केला बहुत पसंद करते हैं, देखो यहां लिखा भी है, ये केले के शौकीन होते हैं। क्लियर? आइए अब ये जनजाति है बद्दू। कौन सी जनजाति है? बद्दू। और इनका निवास क्षेत्र है अरब। कहां है? अरब। ये अरब के उत्तरी भाग हमद और नेफद का ये डेजर्ट है। हमद और नेफद ये मरुस्थल हैं, दोनों ध्यान से सुनिएगा। एक प्रश्न आपको यहां भी मिल गया कि बताइए अरब में, सऊदी अरबिया अरबियन क्षेत्र में कौन से दो डेजर्ट हैं? तो हमद और नेफद। वैसे रबल, खाली, ठीक ना, और ऐसे बहुत सारे दस्ते लुट, दस्ते कबीर, ईरान, पूर्वी ईरान, सऊदी अरब, इन सब क्षेत्रों में डेजर्ट पाए जाते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि ये जो बद्दू जनजातियां हैं ना, ये कहाँ रहती हैं? डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहती है, वो भी अरब। क्लियर? और ये किस प्रजाति के होते हैं? तो ये भी निग्रेटो प्रजाति के ही होते हैं। क्लियर? और ये वस्त्र क्या पहनते हैं? चोंगे, पजामे एवं सिर पर स्कॉर्प। और इनके निवास गृह जो होते हैं वो तंबू लगाकर ये अपना जीवन यापन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि इनका चित्र हो, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है ना? ये देखिए, ये नाक पर या इनके फेस पर एक नकाब की तरह होता है, ऊपर पूरी तरह से ढके होते हैं, और इनका वेशभूषा यही होता है। ये महिलाएं और ये पुरुष लोग हैं। ठीक ना? तो बद्दू जनजातियां कहाँ रहती हैं? तो अरब में, अरब के डेजर्ट क्षेत्रों में पाई जाती हैं। क्लियर? और इनका व्यवसाय क्या है? तो देखो इनका व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन क्या है? तो वही एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, एग्रीकल्चर, और ऊंट का प्रयोग आवागमन के लिए। तो जाहिर सी बात है, आपने पढ़ा भी होगा, बचपन से पढ़ते आए होंगे कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को। तो रेगिस्तान में सबसे ज्यादा सुटेबल अगर कोई भी पशु होगा जो आपको ट्रांसपोर्टेशन करा सकता है तो वो कौन है? ऊंट। और उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी पता होगा कि ऊंट के पास गले में एक थैली होती है, और ये पानी को एक बार पहले पी लेते हैं और बहुत लंबे समय तक स्टोर करके अपने गले के अंदर रखते हैं, और जब जब इनको प्यास आती है ये फिर से अंदर से पानी को मुंह में लेते हैं और फिर से पी जाते हैं। ऊँटों की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। ठीक है ना? चलिए, और इनकी विशेषता क्या है? ये बड़े साहसी, निर्भयी तथा शत्रु के लिए अत्यंत क्रूर होते हैं। ये जनजातियां ऐसी हैं, बद्दू जनजाति ऐसी है, ये बड़ी आक्रामक होती हैं। पहली बात तो बड़े साहसी और निर्भीक होते हैं, लेकिन शत्रुओं के लिए काल बनकर आते हैं, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया में रहकर अपने आप को इस तरह से ढाल लेते हैं कि बड़े आक्रामक स्वभाव, नेचर। देखो किसी भी व्यक्ति के रहन सहन, उसके पहनावे पर वहां की क्लाइमेट का बहुत बड़ा असर होता है, और प्रकृति कहीं न कहीं मानव को डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से प्रभावित करती है। और ये अंदाजा आप भी लगा चुके होंगे कि जैसे कहा जाता है कि ठंडे प्रदेश के लोग जो होते हैं वो उष्ण प्रदेश के लोगों के अपेक्षा ज़्यादा साहसी होते हैं, ज़्यादा बहादुर होते हैं, ज़्यादा मतलब कर्मठ होते हैं, कार्यशील होते हैं। तो इसमें उनका और हमारी कोई कमी नहीं है। ये प्रभाव होता है किसका? क्लाइमेट का। जैसे आप स्वयं अपनी तुलना करो, खुद से तुलना करो कि अगर आप ठंडियों में कोचिंग आ रहे हैं, सपोज दैट अपने घर से 10 किलोमीटर से, तो ठंड में अगर आप अपनी कोचिंग आते हैं डेली 10 किलोमीटर साइकिल चला के, तो शायद आपको उतनी थकान नहीं होगी जितनी आज की डेट में हो रही होगी, मई जून के महीने में। दूरी वही है, लेकिन अब क्या है, जलवायु बदल गई जिससे आपको थकान जल्दी महसूस होती है। क्लियर? चलिए, इनके एक नाम है सकाई, ध्यान से सुनना, एक है सकाई और एक है मसाई। कंफ्यूज मत होइएगा कभी, एकदम ध्यान से आंख खोल के देखिएगा। ये सकाई है और एक होती है मसाई। तो सकाई जो पाई जाती है मलेशिया में पाई जाती है। कहां पे? मलेशिया में। और जो मसाई होती है वो पाई जाती है केन्या में।
जैसा मैंने उस दिन बताया था कि मसाई जनजाति खून पीती है, तो खैर उनको बाद में उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल अगर हम आज बात करें सकाई की, तो देखो इनका निवास क्षेत्र है मलाया प्रायद्वीप के वनों में। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि मलेशिया का पुराना नाम था मलाया। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पुराने नाम हो सकता है आपको न पता हो। जैसे अगर मैं पूछूं कि बताइए, जैसे अभी सामने यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि मलेशिया का पुराना नाम क्या था, तो मलाया। अगर मैं पूछूं कि श्रीलंका का पुराना नाम, सिलोन। थाईलैंड का पुराना नाम, श्याम। जापान का पुराना नाम, निप्पन। क्लियर? चलिए, तो ये किस प्रजाति से बिलोंग करती हैं सकाई जनजातियां? तो देखो ये भी हैं निग्रेटो प्रजाति की ही। ये रहती कहाँ हैं? तो ये मलेशिया के जंगलों में, मलाया के प्रायद्वीप जंगलों में रहती हैं, वहां के वनों में निवास करती हैं। और ये किस स्पेसीज या किस प्रजाति की हैं? तो इनकी प्रजाति है निग्रिटो। निग्रेटो का मतलब काले रंग के होंगे ये लोग। क्लियर? और इनके निवास गृह क्या होते हैं? ये पेड़ों की पत्ती एवं ताड़ की पत्ती से, ये चौकोर ताड़ की पत्ती, ताड़ जानते हैं? अरे पाम सुना होगा ना आपने, ताड़ का वृक्ष होता है बड़ा बड़ा, उनके चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, उन्हीं को काट के चौकोर करके फिर उन्हें लपेट कर ये पहन लेते हैं, ठीक ना। और महिलाएं कमर के नीचे पेड़ का छाल यूज करती हैं, पुरुष प्रायः निर्वस्त्र ही घूमते हैं, ठीक है। तो सकाई जनजाति कहाँ है? मलेशिया में। और ये किस स्पेसीज या किस प्रजाति से बिलोंग करती हैं? तो निग्रेटो से। क्लियर? देखो इन लोगों ने अपने आप को, देखो वही पेड़ों की छाल पत्तों से ही अपने आप को क्या किया है, ढका हुआ है। तो ये लोग किस प्रजाति के हैं? सकाई। किस प्रजाति के हैं? सकाई। इनका भी व्यवसाय वही एग्रीकल्चर, बागवानी, कृषि। ये खेती करते हैं, बागवानी करते हैं। क्लियर? और इनकी विशेषता की अगर हम बात करें तो सकाई बालक बालिकाएं स्वेच्छाचारी होते हैं। मतलब सकाई स्त्रियां पूर्ण स्वतंत्र होती हैं, इन पर पारिवारिक शासन का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ये खुले होते हैं, एकदम खुले स्वभाव के, खुले नेचर के, इनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। बात समझ में आ रही है? जैसे आज का समय देखो तो स्त्रियां उतनी स्वतंत्र नहीं मानी जाती हैं, उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है, कहाँ जा रही हो, कहाँ आ रही हो, किससे बात कर रही हो, क्या कर रही हो, कोई बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा भी रोक टोक नहीं, लेकिन है, फिर भी है, रोक टोक है, लेकिन ये पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं। देखो पारिवारिक शासन का कोई प्रतिबंध इनके ऊपर नहीं होता है। तो सकाई जनजाति की जो स्त्रियां होती हैं वो स्वतंत्र और एकदम अपने विचार के हिसाब से वो जो चाहे वो कर सकती हैं, ठीक ना। एक जनजाति है जिसका नाम है सेमांग। आपको बता दें ये भी मलेशिया में ही पाई जाती है। सकाई भी कहाँ है? मलेशिया में। और सेमांग भी कहाँ है? मलेशिया में। तो ये प्रजाति देखो जाहिर सी बात है जो भी इक्वेटर के आसपास इर्द गिर्द होंगे वो किस प्रजाति के हैं? तो साफ साफ लिखा है निग्रेटो प्रजाति के। क्लियर? तो सकाई भी कहाँ की है? मलेशिया की। और सेमांग भी कहाँ की है? मलेशिया की, ठीक है ना। तो देखो मलाया के पर्वतीय भागों में निवास करती हैं ये लोग भी। क्लियर? और इनके निवास गृह क्या है? इस जाति के लोग पेड़ों पर झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। हाँ, इनकी एक विशेषता ये है कि ये धरातल पे बहुत कम रहना पसंद करते हैं। ये अपने मकान पेड़ों के ऊपर ही बनाते हैं। जंगलों में रहते हैं तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ये पेड़ों के ऊपर, जैसे आपने देखा होगा कि आज भी गांव देहात में उसको लोग बोलते हैं मचान। अपने फसलों को बचाने के लिए खेतों के बीचों बीच वो बंबू लगाकर या किसी तरह से अपने ऊपर आशियाना ऊपर बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्या पता कि रात को सो रहे हैं, कोई भी जानवर आए इनके साथ इनके ऊपर हमला कर दे। तो अपने आप को बचाने के लिए ये लोग क्या करते हैं? देखिए ये लोग क्या करते हैं, अपने मकान कहाँ बनाते हैं? पेड़ों पर झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। क्लियर? तो सेमांग जनजाति कहाँ की है? तो ये भी मलेशिया की है। क्लियर? और ये अपने किस प्रजाति से बिलोंग करती हैं? तो ये लोग निग्रेटो प्रजाति की हैं। और इनका निवास गृह क्या होता है? तो पेड़ों के ऊपर झोपड़ी बनाकर ये रहते हैं। देखिए ये व्यवस्था बना रहे हैं ऊपर, ये पेड़ देख रहे हैं आप, इन्हीं पेड़ों पे बांधकर इनको खींच के ऊपर चढ़ा लेंगे और उसी पे निवास करते हैं। क्लियर? वस्त्रों में वही है, पेड़ की छाल, छाल को कूट कर रेशे से क्या करते हैं, ये छालों को, वृक्षों की छालों को निकालते हैं और उनको कायदे से कूट देते हैं। अब एकदम वो सॉफ्ट हो जाती है, फिर उसको क्या करते हैं, लपेट कर ये पहन लेते हैं। और इनका व्यवसाय क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, आखाट, हंटिंग करेंगे, ठीक ना। और विशेषता, लड़के का विवाह होने पर 2 वर्ष तक लड़की के घर पर निवास करना पड़ता है। ध्यान से सुनना, ये जनजाति ऐसी है कि ये देखना चाहती है कि जो लड़का है क्या वो सेल्फ डिपेंडेंट है या नहीं।
बात समझ में आ रही है? जैसे आजकल देखो क्या होता है ना, लोग शादियों के लिए जाते हैं तो पता करते हैं लड़का करता क्या है, तो कोई कहेगा तैयारी कर रहा है, कोई कह रहा है कि जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये जनजातियां क्या करती हैं, जब विवाह करती हैं तो लड़के को 2 साल के लिए अपने घर रोक लेते हैं। मतलब लड़का 2 साल लड़की घर रहेगा, ताकि वो 2 साल में ऑब्जर्वेशन कर लें कि क्या लड़का योग्य है, यहाँ की व्यवस्था को अगर वो संभाल ले गया तो इसका मतलब मेरी बेटी उसके साथ सुखी रह सकती है, वो कुछ कर सकता है। सोचो, ये जनजाति होकर इतना अपडेट हैं, इतने अपडेटेड हैं ये अपनी जनजातियां। सोचो, जंगलों में निवास रखती हैं, उसके बाद ये अपने बच्चियों के बारे में इतना सोचती हैं। और आज परिवार को सोचने का मौका ही नहीं मिलता है, बेटियां खुद से फरार। और जिनके साथ भागती हैं पता चला कि वो क्या है, कुछ नहीं कर रहा है, 10 दिन 20 दिन रखेगा अपने पास, पैसा लगे घर से वो भगा, जब पैसा खत्म तो लगा कहीं और, लड़की कहीं और। तो कम से कम जनजातियों से सीखिए। आज की जो जनरेशन है बेटा वो बहुत खराब हो रही है, और इस पर अगर कोई इंटरफेयर कर दे तो कहेंगे हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, तो राइट टू फ्रीडम को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे फिर अपने माँ बाप को, अपने परिवार को। ठीक है, चलिए। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि आप देखो, इन जनजातियों से सीखो कि साफ साफ लिखा है ये लड़कों का विवाह होने पर 2 वर्ष तक लड़की घर पर निवास करना पड़ता है। क्यों रखवाते हैं, क्या कारण है? ताकि वो देखना चाहते हैं कि क्या लड़का इस योग्य है कि वो जिम्मेदारियों को संभाल सकता है, या क्या वो कोई ऐसा ऑक्यूपेशन कर सकता है जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके। क्लियर? चलिए आते हैं जिसकी बात मैंने उस दिन किया था, मसाई जनजाति, जो बड़ी खतरनाक क्या होती है तो बड़ी अच्छी, इंटरेस्टेड होती हैं, लेकिन ये लोग बस ये है, ये खून पीती हैं। तो लोग खून पीने का नाम से लोग डर जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये जनजातियां इंसानों का खून नहीं पीती हैं, ये गाय या बैलों का खून पीती हैं। बात समझ में आ रही है? देखो, प्रजाति इनकी क्या है, मेडिटेरियन और निग्रोइड। ये कुछ जो होते हैं वो आसपास रहते हैं मेडिटेरियन के, लेकिन ज्यादातर अगर देखा जाए तो ये निग्रेटो प्रजाति के, निग्रोइड प्रजाति के होते हैं। और ये लोग रहते कहाँ हैं? केन्या, युगांडा, तंजानिया। बट अगर कभी भी पूछा गया इंडिविजुअल सिंगल एक क्वेश्चन कि मसाई जनजाति कहाँ निवास करती है, तो आपका जवाब क्या होगा? केन्या में। कहाँ पे? केन्या में। देखो, टंगानिका, केन्या, पूर्वी युगांडा के पठार में। और ध्यान रखना, टंगानिका एक लेक है। टंगानिका क्या है? एक झील है अफ्रीका की, और दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है। एक प्रश्न मैं आपको यहां बता दूं कि टंगानिका इज द सेकेंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है? टंगानिका। क्लियर? चलिए, और इनके निवास गृह को क्या कहते हैं? क्रॉल। बेटा ये बहुत ध्यान से पढ़ना, इनके निवास गृह को क्रॉल कहा जाता है, और उनकी झोपड़ी अंडाकार होती है, उसी को कहते हैं क्रॉल। तो अगर पूछा कि मसाई जनजातियां किस में निवास करती हैं? क्रॉल में। ठीक है ना? और ये कहां पाई जाती है मुख्य रूप से? तो केन्या में। किस प्रजाति की हैं? निग्रोइड हैं। क्लियर? और इनका धार्मिक नेता लेवान कहलाता है। और वस्त्र, ये लोग चमड़े के बने हुए हल्के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। क्लियर? और आप देख सकते हैं ये हैं मसाई ट्राइब्स। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आपको अच्छा लगेगा। और आगे की स्लाइडों में अभी भी इंडियन ट्राइब्स बची हुई हैं। अभी भारत की जनजातियों को पढ़ना है, और आपके एग्जामिनेशन में वर्ल्ड ट्राइब्स और इंडियन ट्राइब्स दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना? और जैसे ही ये कंप्लीट होगा हम आपको इसकी पूरी पीडीएफ दे देंगे। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि सर पीडीएफ नहीं मिलता, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा। आप वीडियो देखिए, आपको जो चीज़ें ऐसी लगी, कुछ अच्छी चीज़ें, उसको आप नोट करिए। बाकी वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप देखेंगे ना, तो दोबारा फिर आपको जनजाति नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं बता दूं पढ़ना क्या होता है, जैसे सीधा से एग्जाम में प्रश्न आएगा मसाई जनजाति कहाँ निवास करती है? केन्या में। क्लियर? दूसरा, ये किस प्रजाति की हैं, ये प्रश्न आपसे पूछेगा। तीसरा प्रश्न पूछेगा कि बताइए इनका ऑक्यूपेशन क्या है, या इनके निवास स्थान को क्या कहते हैं, इनके गृह को क्या कहते हैं, इनके घरों को क्या कहते हैं। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच। जैसा भी होगा अपना सुझाव आप कमेंट में जरूर डालिएगा, हम उस पर विचार करेंगे। ओके, थैंक यू।